हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और हम आगे बढ़ रहे हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। और एक और जीवन परिचय हम लेकर आए हैं कृष्ण नाथ जी का, जिन्होंने लिखा है स्पीति में बारिश, जो कि आपके 11वीं के गद्य खंड का पाठ नंबर 6 है। 11वीं के गद्य खंड का पाठ नंबर 6 है। स्पीति में बारिश लिखा किसने है? कृष्ण नाथ। आपका स्क्रीनिंग वगैरह टेस्ट में तो सीधा सीधा ये पूछा जाता है कि स्पीति में बारिश रचना कौन से लेखक की है, तो वो है कृष्ण नाथ। आपको बता देते हैं, अगर हिंदी की विधा के तरीके से इसकी बात करें तो यह है एक यात्रा वृत्तांत। हिंदी की विधा की अगर बात करें तो यह है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत भी हिंदी की एक विधा है। तो देख लेते हैं इसको। चलते चलते अंत नहीं, अंत बिना छुटकारा नहीं, इसलिए तपस है, धुआं है, यानी इच्छा है ज्ञान लेने की, पहचान लेने की। देखिए, आप समझिए, इसमें कुछ भी समझाने का नहीं है, पूरा यात्रा के बारे में लिखा है। और ये जो दो पंक्तियां हैं किसमें कही गई हैं? इनकी एक रचना है लद्दाख में राग विराग। जब ये लद्दाख की यात्रा करते हैं तो उस समय उसकी इस रचना में लद्दाख यात्रा का वर्णन है। राग विराग, ये इनकी पंक्तियां हैं। जीवन परिचय की तरफ बढ़ते हैं हम। इनका जन्म 1934 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। फिर से देख लेते हैं, कृष्ण नाथ जी का जन्म सन 1934 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? लद्दाख में राग विराग, किन्नर, धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली, हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन। तो आपको पता है कि हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन रटने की ज़रूरत नहीं है। कौन कौन सी भाषाओं का इनको ज्ञान था? हिंदी और अंग्रेजी। तो सीधी सी बात है कि जब इनकी भाषा शैली की बात करेंगे तो उसमें किस प्रकार के शब्दों की विशेषता होगी या अधिकता होगी, वो होगी हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों की। तो इनके एक बार फिर से देख लेते हैं। जो किन्नर ट्रिक भी बता देती हूँ मैं आपको। किन्नर कहाँ जाते हैं? किन्नर धर्मलोक। किन्नर कहाँ रहते हैं? धर्मलोक में। और लद्दाख में राग विराग, उनका आपस में राग विराग मतलब उनकी लड़ाई झगड़ा होता रहता है। किसको लेकर? स्पीति में बारिश। सारे किन्नर मिलकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, हिमालय यात्रा करते हैं। आप इनको एक सीधा सा तरीका अगर रखते, कृष्ण नाथ की जो रचनाएं हैं लद्दाख, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल और बौद्ध, ये 5-4 अक्षर आप याद रख के कर सकते हैं कि किन्नर। फिर आपको रचना का पता होना चाहिए कि किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी से क्या बढ़ जाएगा? पृथ्वी परिक्रमा, लद्दाख में राग विराग, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली, हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन। एक से अधिक बार आप बोलेंगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। सम्मान है लोहिया सम्मान। इनकी मृत्यु कब हुई? 2016 में। मृत्यु कब हुई? 2016 में। और इन्होंने इनकी एक ये बौद्ध निबंधावली भी है। थोड़ा सा ये क्योंकि यात्रा वृत्तांत से अलग हटकर है, क्योंकि इन्होंने अपने यात्रा के दौरान बौद्ध के बारे में जो देखा होगा वो इसमें लिखा है। इन्होंने कृष्ण नाथ के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। एक तो हमने यात्रा वृत्तांत सबसे ज़्यादा देखा, इसका मतलब था कि ये यात्रा करने के शौकीन थे। और यात्रा करने के ही शौकीन नहीं थे, जहाँ पर भी ये यात्रा करते थे इनका मकसद होता था एक तो अपना मनोरंजन भी करना, यात्रा भी करना, और दूसरा वहाँ से वो बहुत सारे विचार भी इकट्ठे करके लाते थे। यानी कि कह सकते हैं कि एक तत्ववेता भी थे, तत्वों की जानकारी भी लेते थे पृथ्वी के। तो ये इनकी क्या हो जाएगी? साहित्यिक विशेषताएं। तत्ववेता भी थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में MA के बाद उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। देखिए,
कहाँ से इन्होंने अर्थशास्त्र की एमए की परीक्षा पास की? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। एमए एमए करने के बाद यानी कि मास्टर डिग्री करने के बाद इनका झुकाव समाजवादी आंदोलन की तरफ हो गया और जो बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। बौद्ध दर्शन में उनकी गहरी पैठ है, मतलब काफ़ी अच्छा बौद्ध दर्शन का उनको ज्ञान है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे हैं। दो बात बताई है यहाँ पर, एक बौद्ध दर्शन, इसको याद रखने के लिए बता देती हूँ किसके बारे में बात की है, बौद्ध दर्शन के बारे में। दूसरा इनके अर्थशास्त्र के बारे में। तो एक अर्थशास्त्र के ये प्रोफेसर थे, कहाँ पर थे? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में थे। और बौद्ध दर्शन में इनकी गहरी पैठ थी। दो ही बातों का जिक्र हुआ है। ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर उनका अधिकार है और दोनों की पत्रकारिता से भी उनका जुड़ाव रहा, मतलब ये एक अच्छे पत्रकार भी थे। अब फिर से इनकी वो लिखोगे आप, आपको साहित्यिक विशेषताएं बताना, मैं साथ साथ बताती जाती हूँ। तो साहित्यिक विशेषताएं क्या होगे? पृथ्वी तत्ववेता, तत्ववेता, एक तो इनकी जानकारी इकट्ठे करते थे ये। हिंदी और अंग्रेजी पर अच्छी पकड़, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं का ज्ञान था इनको। तीसरा पत्रकारिता, पत्रकारिता से भी जुड़े हुए थे। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में वे कई साल रहे। कौन सी पत्रिका? कल्पना पत्रिका के संपादक मंडल था, ये नहीं कि ये अकेले थे, उनमें और भी कई सारे लेखक थे। अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन भी किया। दो पत्रिकाएं हैं, कौन कौन सी? कल्पना और अंग्रेजी की मैनकाइंड, इन दोनों का इन्होंने संपादन किया। राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते वे बौद्ध दर्शन की ओर मुड़े। मतलब एक अच्छे राजनीतिक, पत्रकार और एक अच्छे अध्यापन, इन तीनों कार्यों का इन्हें अच्छा ज्ञान था और उसके साथ साथ फिर ये बौद्ध दर्शन की ओर मुड़ गए। भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन और वज्रयानी परंपरा का अध्ययन शुरू किया। किसके साथ बैठकर? भारतीय और जो तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन, नागार्जुन भी एक कवि थे, और वज्रयानी परंपरा का अध्ययन शुरू किया। आपने पढ़े थे, मैंने अपने यहाँ चैनल पे वीडियो भी डाल रखी है। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य आप देख सकते हैं। दो शाखाएं थी आपकी, वज्रयानी बोला जाता है, ये है वज्रयानी और सहजयान, वज्रयान और सहजयान। जो हीनयान और महायान थे, दो शाखाओं में बौद्ध धर्म बटा हुआ था, एक हीनयान और एक महायान। तो जो हीनयान था वो विरक्त और सन्यासियों के लिए था, और जो महायान था उसके द्वार सभी के लिए खुले थे, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, सभी के लिए। तो महायान जो है आगे चलकर 2 पार्ट्स में बढ़ जाता है, वज्रयान और सहजयान। तो जो सहजयान है, इससे नाथ शाखा का प्रादुर्भाव हुआ था, और वज्रयान से सिद्धों का ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर वज्रयान का जिक्र हुआ है, इसलिए मैंने आपको वज्रयान के बारे में बता दिया है। तो वज्रयानी परंपरा का अध्ययन शुरू किया। भारतीय चिंतक जे कृष्णमूर्ति ने जब बौद्ध विद्वानों के साथ चिंतन मनन शुरू किया तो कृष्णनाथ भी उसमें शामिल थे। जे कृष्णमूर्ति, बौद्ध दर्शन पर कृष्णनाथ जी ने काफ़ी कुछ लिखा है। इतना कुछ करने के बावजूद कृष्णनाथ जी की सृजन आकांक्षा पूरी नहीं हुई। मतलब उन्होंने बौद्ध दर्शन, जो बौद्ध के वो थे उनके साथ भी बैठ लिए, जो आचार्य थे उनके साथ भी बैठ लिए, अध्ययन भी कर लिया, पत्रकारिता से भी जुड़ लिए, और उसके बाद भी इनके जो सृजन होता है लिखने की, मतलब अपना खुद की क्रिएटिविटी, अपना खुद का कुछ करना,
तो सृजन आकांक्षा पूरी नहीं हुई, इसलिए वे यायावर हो गए। उन्हें लगा कि यहाँ बैठे बैठे तो मैं जो चाहता हूँ वो नहीं कर सकता, तो ये क्या हो गए, यायावर। यायावर का अर्थ होता है घूम घूम घूमना। जो घूम घूम कर प्रचार करते थे ना, उन्हें यायावर कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ये, जो घूम घूम कर प्रचार करते हैं या एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते हैं, उन्हें कहते हैं यायावर। तो ये क्या हो गए थे, यायावर हो गए थे। और एक शब्द आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी तैयार हो जाता है कि घूम घूम कर जगह जगह पर घूमने वाला या घूम घूम कर प्रचार करने वाला क्या कहलाता है, यायावर। यानी कि इतना कुछ होने के बाद इनकी सृजन आकांक्षा, जो लिखने की जो आकांक्षा थी वो पूरी नहीं हुई, और ये क्या हो गए, एक यायावर हो गए। एक यायावरी तो उन्होंने वैचारिक धरातल पर की थी, मतलब जो घुमक्कड़ किया उन्होंने, जो घूमे फिरे, यानी कि जो यायावरी की वैचारिक धरातल पर की थी। दूसरी सांसारिक अर्थ में इनके घूमने का दो मतलब थे। एक तो वैचारिक धरातल पर इनके जो विचार थे अपने, उनकी ये संतुष्टि चाहते थे, उनको पुष्ट करना चाहते थे, उनके लिए तत्व इकट्ठा करना चाहते थे। और दूसरा सांसारिक अर्थ में संसार के लिए क्या है, इस जो चीज़ें इन्होंने देखी उसका मायना संसार के लिए क्या है। उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की और उन स्थानों को खोजना और खंगालना शुरू किया जो बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों से जुड़े हैं। मतलब इन्होंने हिमालय की यात्रा के दौरान किस किस की खोज की, एक तो खंगालना शुरू किया, एक तो बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में इनको इनकी विशेष जिज्ञासा है। एक भारतीय मिथक, मिथक होता है जो झूठी भ्रांतियां हैं, ये आ गया आपका सांसारिक अर्थ में। और जो बौद्ध धर्म के बारे में ये जो विचार इकट्ठे कर रहे हैं या जानना चाह रहे हैं, ये वैचारिक धरातल में आ गया इनका। तो इनके मिथकों से जुड़े हैं, मतलब उन चीज़ों को ये देखना चाहते थे कि क्या मिथक है, क्या संसार में क्या ये चीज़ प्रचलित है, किस रूप में प्रचलित है, बौद्ध धर्म या कोई और भी अन्य चीज़ें, और वो वास्तविकता जानना चाहते थे। फिर जब उन्होंने इस यात्रा को शब्दों में बांधना शुरू किया तो यात्रा वृत्तांत जैसी विधा अनूठी विलक्षणता से भर गई। क्या किया, जैसे जैसे ये घूमना शुरू किया इन्होंने, जहाँ जहाँ भी गया उन्होंने क्या किया, अपने उस यात्रा को शब्दों में बांधना शुरू किया, और उसी से क्या हो गया, उनका यात्रा वृत्तांत जैसे विधा शुरू हो गई। यात्रा वृत्तांत जो विधा है हिंदी में, उनकी उसकी शुरुआत हो गई। आपको पता है हिंदी की कई विधाएं हैं, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, और ऐसे ही मैंने आपको बताया था यात्रा वृत्तांत है, संस्मरण है, ये सारे क्या है, रिपोर्टार्ज हैं। जो रिपोर्ट के आधार पर लिखा जाता है वो रिपोर्टार्ज है। तो ये सारी हिंदी की विधाएं कहलाती हैं। और एक नई विधा का सूत्रपात हुआ, वो कौन सी है, सूत्रपात इनसे तो नहीं कह सकते, लेकिन इन्होंने यात्रा वृत्तांत जैसी विधा अनूठी, यात्रा वृत्तांत जैसे विधा अनूठी विलक्षणता से भर गई, मतलब उसमें एक अलग से ही लक्षण आने लगे। कृष्णनाथ जहाँ की यात्रा करते हैं वहाँ वे सिर्फ पर्यटक नहीं होते। पर्यटक एक तो घूम फिर आए, अपना देख लिया, मनोरंजन कर लिया और आ गए, लेकिन बल्कि एक तत्ववेता की तरह वहाँ का अध्ययन करते चलते हैं। जैसे एक इंसान जो सारे तत्वों की जानकारी करना चाहता है, इस तरह से वो अध्ययन करते गए। कहने का तो ये हिंदी का विषय है कि इसमें किस तत्व का अध्ययन करेंगे, लेकिन अध्ययन करें तो बहुत कुछ है। तो क्या किया इन्होंने, वहाँ वे पर्यटन के साथ साथ क्या करते चले गए, तत्ववेता की तरह वहाँ का अध्ययन करते चलते हैं। फिर वे शुष्क अध्ययन नहीं करते, ये नहीं कि अधर अधर का, ऊपर ऊपर का, आपने खोखलेपन का जो है अध्ययन कर लिया, नहीं, बल्कि उस स्थान विशेष से जुड़ी स्मृतियों को उखाड़ते हैं कि कौन सी याद, कौन सी स्मृति, इतिहास का क्या उस चीज़ से जुड़ाव है, उन सबको ये उघाड़ते हैं। ये वे स्मृतियाँ होती हैं जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई। मतलब इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान जो कुछ देखा, उन्होंने जिन स्मृतियों को देखा, उन्होंने उन स्मृतियों पर प्रकाश डाला जो इतिहास के प्रवाह में बह गई, अर्थात स्थानीय सी होकर रह गई, जिनका इतिहास में कोई ज़्यादा महत्व ही नहीं है, सिर्फ नाम मात्र आकर रह गया। तो इन चीज़ों को उन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत जो लेखन कार्य किया उसमें महत्व दिया, काफ़ी महत्व दिया।
लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता रहा है, वह पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठी वह विस्मृत सी स्मृति मानो कृष्ण नाथ के। देखो, पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठे कौन? इन्होंने किसी एक पहाड़ के शिखर को देखा। मैं आपको समझाती हूँ इस लाइन का मतलब। पहाड़ का कोई शिखर है, वो चोटी है, और उसके सामने उसकी नज़र पड़ी और वहाँ पर एक छोटी सी स्मृति याद, मतलब वो एक ऐसी रखी है जैसे उसको सभी ने भुला दिया हो। इसने उसको देखा मानो कृष्ण नाथ की प्रतीक्षा कर रही हो, मतलब उसको इतिहास में और तो कहीं जगह नहीं मिला और उसे ऐसा लग रहा था कि हाँ जरूर कृष्णनाथ जी आएंगे और उसकी सुध बुध लेंगे और उसके बारे में लिखेंगे। उसे देखे और उसके बारे में लिखकर उसे जनमानस के पास ले जाएं। देखा कितने अच्छे शब्दों में उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने उन स्मृतियों को विशेष स्थान दिया जिन पर इतिहास का ध्यान ही नहीं गया या इतिहास में वो केवल स्थानीय बनकर रह गई। कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार समेटे हुए हैं। मतलब जो इन्होंने यात्रा की एक विशेष स्थान की जैसे हिमालय की, तो वो एक स्थान विशेष से जुड़े होने के बाद भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार समेटे हुए हैं। मतलब उनमें भी इनका कहीं ना कहीं वर्णन है। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि पाठक खुद इन सब के साथ यात्रा कर रहे हैं। वे लोग जो इन स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं, वे भी अगर कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ नया लगेगा। वे लोग देखो, एक बार सब जा चुके हैं, घूम चुके हैं वहाँ पर, लेकिन वो लोग भी अगर कृष्णनाथ जी की यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे तो उन्हें लगा कि यार ये तो मैं गया था तब मैंने तो कुछ देखा ही नहीं था ऐसा, ये तो बिल्कुल नया सा लग रहा है। तो उन्हें महसूस होगा कि उनकी पुरानी यात्रा अधूरी थी और कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़कर वह पूरी हो गई। ये आपको अच्छे से समझ है, सीधी साफ सीधी स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ है। स्पीति में बारिश पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। अब हम जो जीवन परिचय पढ़ रहे हैं वो किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं? स्पीति में बारिश पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है। स्पीति कहाँ पर स्थित है? हिमाचल में स्थित है। वह स्थान अपने भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। जो स्पीति है वो अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य स्थानों से अलग है। क्यों है? मैं आपको बताती हूँ। एक तो हिमाचल में है, यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, और जो स्पीति जगह है वहाँ पर लोगों का जो कनेक्शन है वो भारी दुनिया से बहुत ही कम है, सुविधाओं का अभाव है, साल में केवल एक ही फसल हो पाती है और वो भी केवल एक दो ही फसल हो पाती हैं, और वहाँ के से जो कनेक्टिविटी है वो बहुत कम है। इसलिए ये जो स्पीति नाम की जगह है ये इतिहास से कटी हुई सी महसूस करते हैं हम। किशन स्पीति में बारिश पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है और यह अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य स्थलों से भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु, भूगोल का वर्णन किया है। किस किस का किया है? जनसंख्या, ऋतु, फसल। ये तो मैंने आपको बताया फसल एक ही होती है। ऋतु जो होती है 12 महीनों में से कम 9 महीने या 8 महीने वहाँ पर बिल्कुल ठंड रहती है तो लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। जनसंख्या जो है 7196 लगभग इसके आसपास है। ये क्वेश्चन अभी HPSC ने पूछा था। तो एक एक जो वर्ड है, एक एक शब्द जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है हम जब पढ़ने लगते हैं। तो जब जिस हिंदी वाले बच्चे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, उसके अच्छे से नोट्स बना लो, क्योंकि जब सब शुरू में अगर आप TGT का एस्टेट दोगे, फिर आप PGT एस्टेट दोगे, फिर आप अगर आपका टेट क्लियर हो जाता है फिर आप स्क्रीनिंग देंगे, फिर आप HPSC का देंगे, तो बार बार आपको यही चीज़ पढ़नी है। तो क्यों ना एक टॉपिक को आप अभी से बारीकी से पढ़ लें। पाठ के जलवायु भूगोल का वर्णन किया है जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया गया कि वहाँ के लोग किस तरह की कठिनाई का जीवन जीते हैं।
कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना समिति के पर्यावरण को बदल सकता है। कह रहे कि अगर कोई युवा, देखो युवाओं में तो सब कुछ करने का मतलब वो क्षमता होती है, ऐसी उम्मीद की जाती है कि युवा बदल सकते हैं। तो ये कह रहे कि अगर कुछ युवा पर्यटक वहाँ जाए तो स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहाँ बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। तो कहते हैं कि युवा अगर जाएं, इन पंक्तियों का मतलब बहुत ही गूढ़ है। अगर युवा वहाँ जाएं, क्योंकि वहाँ की जो चोटियाँ हैं स्पीति की, वहाँ पर सुनसान है और उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे लोग यहाँ तपस्या करने के लिए आते होंगे, मतलब शांति का सा माहौल है। और उनका कवि लेखक का मानना है कि अगर युवा वर्ग वहाँ जाता है, वहाँ किलोल होगा, वहाँ हंसी खुशी होगी, वहाँ मजाक होगा, जो वहाँ सूना पड़ा हुआ जो रेगिस्तान है बर्फ़ का, वो थोड़ी उसमें हलचल आ जाएगी। ये कवि के कहने का मतलब है। तो ये था आपका जीवन परिचय कृष्ण नाथ जी का, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार हम इनकी भाषा शैली पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। भाषा शैली, भाषा शैली क्या है? कृष्ण नाथ जी की वृत्तांत रचनाओं में सरल, सहज एवं विषयानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। विषय अनुकूल यानी कि ये जो स्पीति का वर्णन कर रहे हैं, तो जो आपका विषय है स्पीति, उसी से संबंधित जो है इनकी स्पीति, उसी से संबंधित जहाँ ये घूमने गए उसी से संबंधित इनका विषय रहा है। विषयानुकूल भाषा का प्रयोग किया है, उसी भाषा का प्रयोग करते हैं जैसा उनका विषय होता है। अलग से शब्दावली का प्रयोग नहीं करते हैं ताकि पाठक को अच्छे से समझ में आ जाए। फिर क्या है, उन्होंने आवश्यकता अनुसार तत्सम उर्दू व अंग्रेजी के शब्दों का सफल एवं सार्थक प्रयोग किया। किस किस का प्रयोग किया? नंबर 1, भाषा शैली आप लिखोगे तो भाषा शैली में क्या करेंगे? विषयानुकूल। मैं एक ही वर्ड लिख देती हूँ, इसको आप डिस्क्राइब कर लेना। विषयानुकूल भाषा का प्रयोग, जो उनका विषय है वैसे ही भाषा का प्रयोग किया है। नंबर 2 क्या, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि उर्दू हिंदी, क्योंकि उर्दू का तो बोलबाला था तो उर्दू के शब्द तो स्वाभाविक सी बात है कि मिलेंगे ही मिलेंगे। हिंदी, अंग्रेजी तत्सम शब्दों का सफल एवं सार्थक प्रयोग हुआ है। वाक्य रचना व्याकरण की दृष्टि से सफल है। वाक्य रचना जो है इनकी इनकी जो भी रचनाएं उनको पढ़ते हैं तो जो व्याकरण है इनके वाक्य हैं वो व्याकरण की दृष्टि से काफ़ी सार्थक प्रयोग होता है। नहीं, जो वाक्य हैं दृष्टि से सफल हैं, व्याकरण की दृष्टि से वाक्य रचना व्याकरण की दृष्टि से सफल है। भाषा में भावों को स्पष्ट करने व अभिव्यंजित करने की पूर्ण क्षमता है। मतलब इनके भाषा में ऐसे भावों का प्रयोग किया है कि वो जो अभिव्यक्ति है, जो अभिव्यक्त करना चाहते हैं, जो कुछ कहना चाहते हैं, जो कुछ भी अभिव्यक्त करना चाहते हैं, उनमें अभिव्यंजित करने की पूर्ण क्षमता है। विवरणात्मक, काव्यात्मक, चित्रात्मक आदि शैली का प्रयोग किया है। कौन कौन सी? विवरणात्मक, काव्यात्मक, चित्रात्मक। अब जब आप इस पाठ को पढ़ोगे तो इनके सारे चित्र आपकी आंखों के सामने घूमने लग जाएंगे और आप ऐसा लगोगे, जब इनके यात्रा वृत्तांत पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं खुद भी उन्हीं स्थानों पर घूम रहा हूँ। तो ये इनकी भाषा शैली थी। साहित्यिक विशेषताओं पर अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें तो कुछ बातें तो मैंने आपको बता दी थी, ज़्यादा इनमें नहीं है, क्योंकि इनका विशेष जो झुकाव रहा है वो यात्रा वृत्तांत पर ही रहा है और यात्रा वृत्तांतक थे ये। और दूसरा जो है एक घुमक्कड़ यायावर थे और पर्यटन, बहुत से पर्यटक प्रेमी थे। पर्यटक प्रेमी होने के साथ साथ ये क्या करते थे? एक तत्ववेता थे। और क्या थे ये? प्रकृति प्रेमी थे। और ये शुष्क अध्ययन नहीं करते, अपितु उस स्थान विशेष से जुड़ी स्मृतियों को उगाड़ते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया है। और भारतीय लोकमान्य से इनका गहरा संबंध रहा है। बौद्ध धर्म में विशेष रुचि, ये इनकी आप साहित्यिक विशेषताएं लिख सकते हैं। मैंने आपको बोल के बता दी हैं, आप अपने नोट्स तैयार कर लेना। धन्यवाद।